सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस किए थे मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था, जिनका इस्तेमाल करके किसी भी रिसर्च को, किसी भी स्टडी को मतलब कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। सो चलिए इस एपिसोड में उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यू सभी फैक्चुअल बेसिस पे होंगे, ठीक है, जिससे आपकी क्लियरिटी जो होगी और भी बेहतरीन होगी, जिससे एग्जाम में आपको और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च से रिलेटेड, मतलब एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग दो लेक्चर करेंगे गाइस। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग टोटल फंडामेंटली बेसिस पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरीके से मेमोरेबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको याद करना रहता है। ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब सारी चीजों की, तो चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होती चली जाती हैं। ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग रिसर्च मेथड्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन सभी के कंसेप्ट डिस्कस किए थे, ओवरव्यू डिस्कस किया था और डिटेल में एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें इंक्लूड था ऑब्जर्वेशन मेथड था, सर्वे में था, सर्वे में इंटरव्यू, क्वेश्चनर मेथड क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं, फील्ड स्टडीज क्या होता है, क्रॉस कल्चर स्टडी, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नरेटिव, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट के अप्रोचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, जो कि किसी भी स्टडी को कंडक्ट कराने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये होते क्या है, टोटल हम लोगों ने कंसेप्ट एंड ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है। अब और भी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए चलिए हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज आपके अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी मेथड ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है। अभी बहुत ही कम मतलब इसकी एंगेजमेंट है। ठीक है। आप इसको सपोर्ट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उसको जरूर कवर करेंगे। ठीक है। आपको स्टडीज से रिलेटेड नोट्स की जरूरत है तो आप हमारा चैनल साइकोस्फीयर पे जाइए और वहां पे मतलब आप केवल सिंपली टाइप करिए कि सर इस लेक्चर से रिलेटेड हमको नोट्स की जरूरत है। इस लेक्चर वाइज हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज आपको नोट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर तरीके से डेवलप हो सके। ठीक है। तो चलिए फोकस करिएगा पहले नंबर के क्वेश्चन पे कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है। हो सकता है तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा, जिससे आपको और भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि ऑब्जर्वेशन मेथड का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड का मेन एडवांटेज पूछ रहा है, इसका लाभ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ये बहुत ज्यादा समय लेता है। रिसर्चर्स को सीधे बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चंस भरने होते हैं, यानी कि रिटन क्वेश्चन फॉर्म्स दिए जाते हैं, इसमें वो भरने रहते हैं। चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें हाइपोथेसिस जरूरी होता है। ठीक है। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड की। ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन मेथड हमेशा क्या होता है कि नेचुरल सेटिंग में रिसर्चर्स जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। नेचुरल सेटिंग में, आर्टिफिशियल सेटिंग में ऑब्जर्वेशंस नहीं होते हैं, हमेशा नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। जिसका आंसर जो हो जाएगा गाइस, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है, रिसर्चर्स को सीधे बिहेवियर देखने को मिलते हैं। और जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करता है, जिससे कि जेन्युइन रिस्पांस मिल सके, किसी भी प्रकार का बनावटी रिस्पांस ना मिल पाए, एकदम जेन्युइन नेचुरल होना चाहिए। जो भी वहां पे स्टडी जिस भी मतलब चीज से रिलेटेड है, उससे जेन्युइन रिस्पांस जो है उसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसी फंडामेंटल्स को फाइंड करना ही काम होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड का भी नेचुरल सेटिंग में। ठीक है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू और क्वेश्चनर में क्या मुख्य अंतर होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्वेश्चनर मेथड होता है और इंटरव्यू मेथड होता है, ठीक है, ये दोनों सर्वे करने के मेथड्स होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ऑप्शंस देखते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चनर में नहीं, ठीक है। क्वेश्चनर में ज्यादा टाइम लगता है, इंटरव्यू एनोनिमस होता है, गुमनाम होता है। तो इसमें क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें फर्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, कह सकते हैं। इंटरव्यू एनोनिमस होता है, नहीं, हमेशा ओपन होता है, ठीक है, पब्लिकली होता है या जो भी है। सो इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, हाँ, इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे जब दो लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। जैसे मान के चलिए एक कैमरा है आपके साथ, मतलब मेरे सामने कैमरा है, हम थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कैमरा ना होकर के कोई पर्सन बैठा है, मैं इस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यह है कि इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चनर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चनर में आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसमें फिल करना रहता है। जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, टेलीफोनिक हो सकता है, जबकि क्वेश्चनर रिटन फॉर्म होता है, इसलिए इंटरेक्शन लेवल में फर्क होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू होते हैं वो फेस टू फेस हो सकते हैं, टेलीफोनिक हो सकते हैं, फोन पे बात करके हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चनर्स होता है इसमें रिटन फॉर्म दिया जाता है, फॉर्मेट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको चीजों को फिल करना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा कंपोनेंट जरूरी होता है, विच कंपोनेंट इज नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा कंपोनेंट जरूरी होता है। सो पहला ऑप्शन दिया है रैंडम सैंपलिंग, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू बायस। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा कंपोनेंट जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में हमेशा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, एक दूसरे का इफेक्ट देखा जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का एक्सपेरिमेंट रिसर्च में मेन कंपोनेंट जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वहां पे जो होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट मतलब हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग टाइम में, जब डिस्कस कर रहे थे मीनिंग ऑफ रिसर्च में, हम लोग वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको जो है पूरा सीरीज वाइज एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको नोट्स मतलब वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट टोटल बना है, यूनिट सेकंड फर्स्ट टॉपिक से लेकर के अभी तक के जितने भी लेक्चर हैं आप उनको देखिए, वहीं से सारी चीजें क्वेश्चन से उठाई जा रही हैं और हम टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, ताकि चीजें आप लेक्चर देखिए उधर, वहां से कंसेप्ट डेवलप करिए, ठीक है, और इधर इसमें आकर के आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस में आकर के अपने डाउट्स को क्लियर करिए और यहाँ पे और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या नहीं होता है, व्हाट डज नॉट हैपन। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा, हम अभी हम लोग इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस कर रहे थे, तो एक जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या नहीं होता है, व्हाट डज नॉट हैपन इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन बी रैंडम असाइनमेंट, नंबर सी जो होता है ट्रीटमेंट कंडीशंस, और नंबर डी जो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो इसका सही आंसर जो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है, जिससे कंट्रोल थोड़ा कम होता है,
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फील्ड स्टडी किस सेटिंग में की जाती है, इन व्हाट सेटिंग आर फील्ड स्टडीज कंडक्टेड। ऑप्शन नंबर स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी, दूसरा है नेचुरल सेटिंग, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, कंप्यूटर सिमुलेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी जो होता है हमेशा नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आपको समझ में आ रहा है, बी, क्योंकि फील्ड स्टडी फील्ड में जाकर के ही चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा और जब तक फील्ड में जाएंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा, और फील्ड में जाने का मतलब क्या है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आप नेचुरल ऑब्जर्वेशन ही चलेंगे, नेचुरल स्टडी ही चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो फील्ड स्टडी रियल लाइफ सेटिंग में होती है ताकि बिहेवियर को ऑथेंटिक रूप से ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, कोई डाउट अभी तक नहीं रहा है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, क्रॉस कल्चर स्टडी का मेन उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस कल्चर स्टडीज। ओके, सो यहाँ पे देखना है हम लोगों को क्रॉस कल्चर स्टडी के बारे में आ गया। जैसे कि हम लोग डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। एक कल्चर का डीप एनालिसिस, क्या क्रॉस कल्चर में ऐसा किया जाता है? कल्चर स्पेसिफिक बिहेवियर को समझना, मल्टीपल कल्चर को कंपेयर करना, केवल वेस्टर्न कल्चर को स्टडी करना। देखिए क्या होता है, क्रॉस कल्चर जो होता है हमेशा एक दूसरे कल्चर को कंपेयर करता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कल्चर, मल्टीपल कल्चर को कंपेयर करके चीजों को समझना। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कल्चर स्टडी विभिन्न संस्कृतियों के बिहेवियर, वैल्यूज, नॉर्म्स को की तुलना करके चीजों को फाइंड करता है। डिफरेंट कल्चर को क्या करता है, डिफरेंट कल्चर्स को एक तरीके से कंपेयर करता है, कंपैरिजन फॉर्म में यहाँ पे स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस कल्चर स्टडी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिनोमिनोलॉजी मेथड में रिसर्चर्स किस पर फोकस करता है, व्हाट डज द रिसर्चर्स फोकस ऑन इन द फिनोमिनोलॉजी मेथड। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, न्यूमेरिकल डेटा पे, एक्सटर्नल बिहेवियर, इंडिविजुअल्स के अनुभव या एक्सपीरियंस को, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेस। फिनोमिनोलॉजी हमेशा प्रीफर करती है लिव्ड एक्सपीरियंस पे फोकस करती है, यानी इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस करती है, जो जिंदगी वो जी चुका है उसके बारे में स्टडी करती है। सो फिनोमिनोलॉजी हमेशा क्या होती है, इंडिविजुअल के अनुभव या एक्सपीरियंस के ऊपर मतलब प्रेफरेंस देती है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनोमिनोलॉजी में किसी फिनोमिनन को इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू समझा जाता है। किसी भी घटना को क्या किसमें किया जाएगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स का चयन कैसे होता है, हाउ आर पार्टिसिपेंट्स सिलेक्टेड इन फोकस ग्रुप। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, मतलब कि फोकस ग्रुप जो होता है उसमें कैसे मतलब चयन किया जाता है। ठीक है, सो रैंडम होता है, लार्ज पॉपुलेशन होता है, होमोजीनियस ग्रुप फॉर डिस्कशन होता है, केवल रिसर्चर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस ग्रुप में क्या होता है कि हमेशा स्पेसिफिक टॉपिक पे जो होता है ग्रुप्स को डिस्कशन किया जाता है और ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे वो सिमिलर बैकग्राउंड्स होंगे। तो यहाँ पे होमोजेनियस की बात चल रही है, सिमिलर बैकग्राउंड मतलब होमोजेनियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा होमोजेनियस जो होता है फोकस ग्रुप में सिमिलर बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो कि किसी टॉपिक पर गाइडेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस हमेशा सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों के मतलब सिमिलर बैकग्राउंड की चीजों के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, जिस तरीके से आप होमो सेपियंस देखते हैं, मानव हो गया, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे होमोजीनियस है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेटिव रिसर्च मेथड में डेटा किस सोर्स से लिया जाता है, फ्रॉम विच सोर्स इज द डेटा टेकन इन नरेटिव रिसर्च मेथड। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर्स, एक्सपेरिमेंट्स, स्टोरी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, सीड्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, नरेटिव रिसर्च जो होता है हमेशा किसी भी मतलब कि डेटा को हमेशा स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में लेता है, वो भी सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोरी और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्योंकि नरेटिव मेथड में पार्टिसिपेंट्स की लाइफ स्टोरी या पर्सनल नरेटिव्स को स्टडी किया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे मतलब कि टॉपिक्स, मतलब जो भी एमसीक्यूज हैं वो
मेथड ऑफ रिसर्च से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, केस स्टडी अप्रोच का मुख्य फायदा क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ केस स्टडी अप्रोच? ओके, सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ब्रॉड जनरलाइजेशन पॉसिबल, इंडिविजुअल्स केस को डीपली समझना, केसेस को डीपली समझना, केवल क्वालिटेटिव डेटा, फास्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि केस स्टडी में क्या होता है, किसी भी हम इंडिविजुअल केसेस को डीपली समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो केस स्टडी किसी एक व्यक्ति, ग्रुप या घटना को डिटेल में स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। ये थोड़ा मेमोरेबल करने वाले टॉपिक्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में हम लोग इसमें सारे एमसीक्यूज होंगे वो फंडामेंटल या फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट एमसीक्यूज होगा इस लेक्चर का। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन है एथनोग्राफी मेथड में रिसर्चर्स क्या करता है, व्हाट डज अ रिसर्चर डू इन द एथनोग्राफी मेथड, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे देख, केवल क्वेश्चंस भरवाता है, कल्चर के अंदर रहकर स्टडी करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, बुक्स समराइज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एथनोग्राफी जो होता है हमेशा ग्रुप के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत, कल्चर के अंतर्गत क्या होता है, इमर्जन के थ्रू अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट के थ्रू अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्चर के अंदर रह करके स्टडी करता है आपका एथनोग्राफी मेथड में रिसर्चर्स, ओके। सो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो एथनोग्राफी में रिसर्चर्स किसी कम्युनिटी, कल्चर एंड ग्रुप्स को में इमर्स होकर के उनकी डेली लाइफ को समझता है, उनकी डेली एक्टिविटीज को समझता है। सो ये रहा गाइस आपका 12 के करीब हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे एमसीक्यूज चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप कुछ नहीं तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा, प्यार बनाइएगा और अपने स्टडी को करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कीप साइनिंग, लव यू।